हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर। भाभिया की बात पर विप्लव अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? और खराबी तुम्हारे पति में है तो पहले क्या किसी और का बच्चा लेकर घूम रही थी? विप्लव, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, भाभिया ने गुस्से में कहा, जिस पर विप्लव से अजीब नजरों से देखते हुए, अतुल पहले बॉयफ्रेंड था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम इंडिया आ गई, मुझे अपने प्यार के जान फंसाया, मुझे इस्तेमाल किया, फिर वापस जाकर अतुल से शादी की, तो दो लौंडों के टच को खुद पर लेकर घूम रही और कहती हो कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तो तुम कैसी लड़की हो? मैंने कितने सपने देखे यार तुमसे शादी करने के, सब खत्म। और अब जब मैं हिमांशी के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ तो तुम आकर शनि की तरह ग्रहण लगाना चाहती हो। भाभ्या विप्लव की बात सुनकर उसे देखते हुए, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम किसी को मत बताओ हमारे रिलेशन के बारे में। विप्लव भाभ्या के बात पर उनके हल्का नजदीक आने, भाभ्या अपने कदम पीछे लेते, ये तुम क्या कर रहे हैं? लेकिन विप्लव बिना भाभ्या के बात का जवाब दिए उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, तो भाभ्या ने अपनी आंखें, जिस पर विप्लव होठों पर एक तिरछी मुस्कान लेकर भाभ्या के कान में धीरे से बोला, तुम एक ऐसी स्लट हो जो किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती, खासकर अतुल जैसे इनोसेंट आदमी का। इतना कहकर विप्लव भाभ्या से दूर हो गया और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। भाभ्या जाते हुए विप्लव को देख अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया विप्लव। ये कहते हुए भाभ्या अपने कमरे में आ गए जहां अतुल अपना काम कर रहा था, जिसे देखते हुए भाभ्या वॉशरूम की तरफ जाने लगे था। अतुल बोला, भाभ्या, मैंने डॉक्टर सक्सेना से बात की, उन्होंने कहा कि हम चेकअप के लिए आ सकते हैं। भाभ्या अतुल की बात पर सिर घुमा उसकी तरफ देख, अतुल, इन 4 सालों में 4 मिसकैरेज हुए मेरे, अगर बेबी होना होता तो हो जाता, प्लीज़ मुझे फिजिकल कमज़ोर करना बंद करो। भाभ्या की बात पर अतुल थोड़ा हैरान होते, लेकिन यार तुमने ही तो कहा था कि इंडिया में भी चेकअप करवा लेते हैं। मैंने बस इसलिए कहा, मैंने नहीं कहा बच्चे के लिए, मैं तो कह रहा था हम अडॉप्ट कर लेंगे। भाभ्या अतुल के बाद अपना सर नहीं में हिलाते और फ्रस्ट्रेशन में, तुम नहीं समझ सकते मेरी प्रॉब्लम, तो बस अपना काम करो। इतना कहकर भाभ्या वॉशरूम के अंदर चले गए। जिसे जाता हुआ देखा अतुल लैपटॉप बंद कर भाभ्या के पीछे वॉशरूम के अंदर आ गया, जिस पर भाभ्या पलटकर अतुल की तरफ देखते हुए, मुझे शावर लेना है। अतुल भाभ्या के बाद पर उसके चेहरे को पकड़ा, आई लव यू सो मच भाभ्या, तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर भाभ्या अतुल के सीने से लग रोते हुए बोली, लेकिन क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाभ्या के बाद सुना अतुल उसके पीठ को सहलाते हुए, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी एक बहुत प्यारा सा बेबी होगा, तुम बस रोना बंद करो। भाभ्या अतुल के बाद पर उसकी तरफ नम आंखों से देखने लगी तो अतुल सर झुकाकर भाभ्या के होठों पर चूमने लगा। इधर सुधांशु जानबूझकर साध्वी को महक को देखकर ध्रुवी के कमरे में बंद करके रख चुका था और साध्वी एकांश एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। महक एकांश की घूरती हुई नज़र पर बोली, अंश, वो छोटी बहन है ना? एकांश महक के बात पर साध्वी की तरफ इशारा करते हुए, नाक बह रही है, गंदी है। जिसे सुन मृत्युंजय सोफे पर बैठा लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था, एकांश से बोला, तुम कब से इतने साफ सुथरा रहने लगे? मृत्युंजय की बात पर एकांश जल्दी से बिस्तर से उतर मृत्युंजय के पास आकर उसकी गोद में चढ़ने लगा, जिसे देख मृत्युंजय अपना लैपटॉप पकड़ ऊपर करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, 1 महीने पहले तुमने मेरा एक लैपटॉप पटका था, ये नहीं दूंगा। जिसे सुनकर एकांश अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं पटकूंगा डैडा, नहीं पटकूंगा, देखना है। महक उन दोनों की तरफ निराशा से देखते हुए साध्वी को बोले, उसके पैर में मालिश करते हुए, हमारी साध्वी के पैर कितने प्यारे हैं। साध्वी महक के बात पर अपने पैर पीछे ले, बुआ नहीं करो। महक साध्वी के बाद उसके पैरों को पकड़ते हुए, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, तुम खेल रही थी ना इसलिए। जिसे सुनकर साध्वी महक को देखते हुए बिस्तर पर लेट गई और एकांश मृत्युंजय को देखने लगी, जो कि चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन लिए लैपटॉप को देख रहे थे, जिन्हें देखकर साध्वी मुस्कुराते हुए महक से बोली, मामू, अंश फोटो कॉपी। साध्वी के बाद पर महक मुस्कुराते अपना सर हिलाकर, वो बिल्कुल सही, गुस्सा बातें सब से। महक की बात पर मृत्युंजय बोला, तुम्हारे लक्षण तो दोनों बच्चों में नजर नहीं आते। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय से, लक्षण दिखने के लिए क्या मैं कोई बीमारी हूँ? मृत्युंजय महक के तेज आवाज पर मुंह बनाते हुए एकांश बोला, जब तुम्हारी शादी होगी ना, बीबी को मुट्ठी में कब्जा करके रखना, छूटने मत देना। मेरी तो छूट गई, देखो कैसे चिल्ला रही है। एकांश मृत्युंजय के बाद सुनकर अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर महक बोली, ओ पिता के सुपुत्र, ज़्यादा हाँ में हाँ मत मिला, वरना शादी के बाद हर रोज़ कमरे से बाहर नजर आओगे, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। एकांश ने जवाब दिया। एकांश के जवाब को सुन मृत्युंजय के होठों पर मुस्कान आ गई तो महक मृत्युंजय से बोली, तो आपने सिखाया है इसे? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, मैंने क्या सिखाया है? मैंने कुछ नहीं सिखाया है इसे, ये खुद बोलता है ये सब। मृत्युंजय की बात पर एकांश छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, आपने सिखाया है? मृत्युंजय एकांश की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, आज सुबह से बोलना शुरू किया है और क्लेश की क्लेश कर रहा है मेरी ज़िंदगी में। चुप रहो, मत बोलो।
एकांश मृत्युंजय की बात सुन बोला, बट सब खुश है, मैं बोलता हूँ। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए, बेशक तुम बोलते हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन मेरे सामने तो चुप रहा करो। मेरी बीवी और मेरे भी झगड़ा करवाते हो, आप मुझे गंदी चीज़ें सिखाते हैं, एकांश ने कहा। जिसे सुन मृत्युंजय हक्का बक्का हो और उसे देखने लगा। महक मृत्युंजय से, आप मेरे बेटे को क्या गंदी चीज़ें सिखाते हैं? महक की बात पर मृत्युंजय उसे हाथ दिखाए एकांश से बोला, मैंने तुम्हें क्या गंदी चीज़ सिखाई? मुझे डांट खिलाना चाहते हो ना तुम? जिस पर एकांश अपना सर नहीं में हिला। महक की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप मम्मा को परेशान करते हो, गंदी चीज़ है वो। ये कहते हुए एकांश सोफे से उतर कर बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। जिसे देख महक उसे बिस्तर पर उठाकर सुलाते हुए बोली, चलो सो जाओ, देखो तुम्हारी बहन सो गई। महक की बात सुन एक नज़र साध्वी को देखने के बाद वहीं पर लेट गई और धीरे धीरे उसे भी नींद आ गई, क्योंकि महक उसके पैरों को सहला रही थी। मृत्युंजय एकांश के सोने के बाद महक की तरफ देखने लगा तो महक उसे इग्नोर करके साध्वी के बगल में लेट गई। जिसे देखकर मृत्युंजय मुंह बनाते हुए, कल मेरी बारी है, कल मेरी बारी। इतना कहकर मृत्युंजय भी आकर एकांश के बगल में लेटकर उसे गले लगा लिया। इधर आरोही अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी। जब उसके कमरे का दरवाजा खुला और कोई दबे पाँव अंदर आया, फिर आरोही को सोता हुआ देखकर खुद से, मैडम मेरी नींद चैन सब हराम करके यहाँ चैन से क्यों सो रही है? तुम्हें तो अभी बताता हूँ। इतना कहकर रियो दबे पाँव दरवाज़ा अंदर से बंद कर आरोही के बिस्तर पर आ गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। जिसे महसूस कर आरोही नींद में करवट बदल। रियो आरोही की बात पर होठों पर तिरछी मुस्कान लिए उसे देखने लगा, जो कि नींद में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जिसे देखते हुए रियो झुककर आरोही को होठों को धीरे धीरे चूमने लगा तो आरोही उसका साथ दे। रियो आरोही के साथ देने पर उसके टॉप के अंदर हाथ डालते उसके सीने को सहलाने लगा। जिसे महसूस कर आरोही नींद में बोली, बस ऐसे ही। आरोही की नींद को देखते हुए रियो की आंखें छोटी अगर वो अपनी पकड़ उसके सीने पर मजबूत करते हुए मदहोश भरी आवाज़ में बोला, रूही। अचानक रियो के ऐसा करने पर आरोही नींद की एकदम से खुल गई और वो रियो को अपने बिस्तर पर देखकर जैसे ही चिल्लाने लगे। रियो उसके मुंह पर हाथ रखते बोला, साइलेंट। चिल्लाने के कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। रियो की धमकी को सुन आरोही अपना सिर हिला दी तो रियो अपना दूसरा हाथ आरोही के सीने पर रखे हुए बोला, तुम्हारा फिगर काफ़ी अच्छा हो गया है। रियो के हाथ को अपने सीने पर महसूस आरोही से खुद से दूर धकेलने और गुस्से से बोली, यू ब्लडी हेल व्हाट आर यू डूइंग? जिसके जवाब में रियो आरोही के ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को कस पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, पहले किस किया था, अब सेक्स करते हैं, फिर तुम शादी मुझसे करोगे न? रियो की बात पर आरोही नाराजगी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, रियो, जब हमारे बीच सब है ही नहीं तो ये शादी की बात कहाँ से आ गई? लुकास के साथ मेरी शादी की बात चल रही है, प्लीज़ ये सब मत करो। रियो आरोही की बात पर अपनी पकड़ उसके हाथों पर मजबूत करते हुए, ओह शो यू डोंट वांट टू मैरी मी, ओके लेट्स गेट फिजिकल। फिर मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। रियो, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैंने कहा लुकास के साथ मेरी शादी की बात चल रही है। आरोही ने रियो से अपने हाथ को छुड़ाते हुए, जिसे सुनकर रियो आरोही के गले को दबाते हुए, तो मैं कौन हूँ? हाँ, ये कहते हुए रियो की पकड़ आरोही के गले पर मजबूत हो गई थी। जिसे देखते हुए आरोही रियो को खुद से दूर धकेल बिस्तर से उतरकर गुस्से से बोले, तुम पागल हो चुके हो। पहले मैंने अपनी मनमानी की, अब मैं नहीं कर सकती। मुझे वही शादी करनी होगी जहाँ मेरी फैमिली चाहेंगे। आरोही की बात पर रियो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए सोई हुई उसके साथ। रियो के बाद पर आरोही गहरी सांस भरते हुए बोले, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, शायद तुम नशा करके आए हो। जिसे सुनकर रियो बिस्तर पर आलथी पलथी मारकर बैठते हुए, ठीक है मैं चला जाऊँगा, अभी मेरे डैड को कॉल करो और बोलो कि हम दोनों के बीच में जो कुछ था सब नाटक था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। रियो के बाद सुन आरोही टाइम की तरफ देखते हुए बोली, मैं कल सुबह कॉल करके कह दूँगी क्या होगी उनसे कि मैंने आपकी कह दूँगी उनसे कि मैंने आपकी फीलिंग्स से खेला, आपके बेटे का साथ नाटक किया, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, यही कहेगी ना, है ना? रियो ने बिस्तर से उतरते हुए, जिसके जवाब में आरोही अपने कदम पीछे लेते हुए, रियो क्या तुम ये सब करना बंद कर सकते हो? मुझे डर लग रहा है। जिसे सुनकर रियो आरोही के नज़दीक आते हुए, डर? क्या सच में तुम्हें डर लगता है? आरोही खतरी। आरोही अपने कदम पीछे लेते हुए दीवार से टकराकर और सर घुमा कर देखा तो पीछे दीवार था और सामने रियो उसके करीब आ रहा था। जिसे देखते हुए आरोही कुछ करते उससे पहले रियो उसके करीब आकर आंखों में देखते हुए बोला, लेट्स टेल मी, हम कैसे एक हो सकते हैं? जिस पर आरोही रियो की आंखों में देखते हुए, हम एक नहीं हो सकते, बहुत देरी हो गई है लुकास की ऐसी की तैसी, मुझे उससे क्या, मुझे तो तुमसे मतलब है ना, तो तुम बताओ क्या करूं मैं? रियो ने आरोही को घूरते, जिसका जवाब में आरोही रियो के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए, कुछ मत करो, भूल जाओ मुझे। रियो आरोही के बाद वो अपनी मुट्ठी मजबूती से भींच कर उसे घूरते हुए बोला, क्या भूलना इतना आसान होता है, इसलिए तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हें नहीं भूली। रियो, लेकिन तुम बहुत देरी हो गई है। आरोही
ने सांस भरते हुए कहा, जिसे सुनकर रियो आरोही के कमर पर हाथ रख उसके होठों के करीब आते हुए बोला, कुछ देरी नहीं हुई है, आई लव यू, तब से जब से तुमने मेरे डैड को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। आरोही रियो की बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, प्लीज़ मत करो ऐसा, मैं भूल नहीं पाऊंगी तुम्हें, हम साथ नहीं हो सकते, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये कहते हुए आरोही की आवाज़ उसके गले तक ही रह गई, क्योंकि रियो उसे किस कर रहा था। आरोही रियो को सॉफ्ट और इंटेंस किस के आगे खुद को कमज़ोर पाता हुआ महसूस कर रहे थे। जब रियो ने देखा कि आरोही उसका कोई विरोध नहीं करे, तब उसके अपना हाथ आरोही के सिर के पीछे रखा और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। आरोही की आंखों से एक लकीर खिंच गई और रियो के साथ देने लगे। रियो आरोही के साथ को पाकर उसे किस करते हुए बिस्तर की तरफ ले आया और उसे बिस्तर पर चला, उसके ऊपर आकर उसके गले और कान पर किस करने, फिर उसके ड्रेस को खोलते उसके होठों और गाल पर किस फिर से चूमने लगा। आरोही आंखें बंद कर रियो के टच पर गहरी सांस भर रहे थे। रियो आरोही को तराशे हुए बदन का इंटेंस भरी आंखों से देख रहा। जब रियो ने आरोही को नाइट सूट को निकाल कर फेंक दिया और अपने कपड़े उतारते हुए आरोही को फिर से किस, दोनों अपने बीच को सारी हदें पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सब हो क्यों रहा था, शायद उन दोनों को पता नहीं था। बस सब कुछ तबाह होने से पहले वो दोनों खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। आरोही रियो के प्लेजर को महसूस करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रियो पूरे एग्रेसिवनेस की हद के साथ आरोही के बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। जब आरोही पुरानी यादों में चली गई, 3 साल पहले इंदौर मध्य प्रदेश। हेलो पापा, आपसे कहा था ना यार, आधा घंटा रुक जाओ, पहुंच रहा हूं मैं, लेकिन आपको पता नहीं कौन सी चूल मच्छी है, रियो ने इरिटेट होकर कहा। जिस पर दूसरी तरफ से अखिलेश मेरे साथ आरोही है, तुम्हें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रियो अपने दांत पीसते हुए बोला, वो खुद की हिफाजत नहीं कर पाती, आपका घंटा खड़ेगा। और अखिलेश ने बताया आप कोई बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं है। अखिलेश रियो की बात में बोले, अरे मेरे बेटे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जंग के मैदान पर नहीं। जिसे सुनकर रियो बोला, और वो ऑफिस किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। आरोही को फ़ोन दीजिए। रियो के बाद अखिलेश गहरी सांस भरते हुए आरोही की तरफ फ़ोन बढ़ाकर बोले, चंडाल तलवार लेकर निकला है। जिसे सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए फ़ोन कान में लगाकर बोली, क्या हुआ। जिसके जवाब में रियो बोला, मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो तुझे मौत के कुएं में धकेल दूंगा। रियो की धमकी को सुनकर आरोही अपने दांत पीसते हुए, अबे वो बाइसेक्सुअल डिजायर के आदमी, ज़्यादा होशियारी मत झाड़, चल रख। इतना कहकर आरोही ने कॉल कट कर दिया और अखिलेश जी की तरफ देखा, जो कि उसी के ही देख रहे थे। जिसे देखते हुए आरोही दांत दिखाकर बोली, वो बदतमीजी करता है तो तमीज़ भूल जाती हूँ, सॉरी। जिसे सुनकर अखिलेश अपना सर हिलाते हुए बोले, कोई बात नहीं। अभी वो कह रहे थे जब उनकी गाड़ी 1-2 झटके के साथ रुकी, जिस कारण आरोही ड्राइवर से बोली, गाड़ी क्यों रोक दी भैया। जिसके जवाब में ड्राइवर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं मैडम, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद पड़ गई है, मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और जैसे ही गाड़ी की डिक्की खोलने लगा, एक गोलियाँ चली और ड्राइवर वहीं पर गिर गया। गोली चलने की आवाज़ सुन अखिलेश जी आरोही से बोले, बेटा तुम अंदर रहना। अखिलेश जी के बाद आरोही से शांत कराते हुए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कल कुछ नहीं होगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर ही रहना। अखिलेश जी ने आरोही के हाथ में गन देते हुए कहा। जिसे देखा आरोही अखिलेश जी के से बोले, आप यहीं रहिए, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर आरोही बिना अखिलेश जी की बात सुने तुरंत गाड़ी खोल बाहर चले और इधर उधर देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। जिसे देखते हुए आरोही की नज़र खुद पर पड़ी तो उसने सीने पर रेड लाइट चमक रहा था, जिसे देखते वो तुरंत हट गई तो गोली उससे नहीं लगी। जिस पर आरोही खड़ी होकर इधर उधर देखते हुए, छुप कर क्या वार कर रहे हो, असली मर्द हो तो सामने आओ। आरोही की बात पर एक आदमी अपने हाथ में स्नीपर लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकला और आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, आ गया, अब तो मानती है ना मैं असली मर्द हूँ। जिसे सुनकर आरोही अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, चल मान गई, लेकिन ये बता यहाँ बेवजह खून खराबा क्यों कर रहा है। आरोही के सवाल पर वो आदमी गाड़ी के अंदर बैठे अखिलेश जी से इशारा करते हुए बोला, तुझसे मतलब नहीं है लड़के, वो अंदर जो बैठा है ना, उसे बाहर निकाल। जिस पर आरोही अपनी आंखें चढ़ा दे, क्यों अखिलेश अंकल ने तेरी कौन सी भैंस चुरा ली है। आरोही के सवालों को सुनते हुए आदमी इंटरेंस से भर गया और गुस्से से बोला, मैं तुझे भी टपका दूँ क्या, बहुत बोल रही हो। जिस पर अखिलेश जी की गाड़ी से बाहर आते हुए, तुम कौन हो और हमें बीच रास्ते में क्यों रोक कर रखा है। जिसके जवाब में आदमी अखिलेश जी से बोला, तुम्हारी सोसाइटी वाले तुम्हारी बात मानते हैं ना, तो उन्हें समझाओ सारी ज़मीन कर्नल साहब के नाम कर दे, वरना आज तुम्हारी फिर सब पारी मौत होगी और इसके जिम्मेदार वो सब खुद होंगे। जिसे सुनकर अखिलेश जी अपनी आंखें छोटी करके, वो सारे खेत हमारे और हमारे पुरखों के, हम उसे तुम जैसे कुत्तों के नाम नहीं कर सकते। आरोही उनकी बातचीत को सुनते इतना तो समझ गई कि यहाँ मामला जमीन जायदाद, लेकिन उसे आदमी को भड़कता हुआ देखकर आरोही उसके सामने आकर बोली, तुम अपने कर्नल साहब को क्यों नहीं बुलाते।
अखिलेश जी आरोही के बाद में बोले, हम इन लोगों को अपने खेत नहीं देंगे। जिसे सुनकर वो आदमी अपने गन निकाला अखिलेश जी पर तानते बोले, ठीक है तो मैं तुझे अभी ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसे आदमी ने अखिलेश जी पर गन चलाना चाहा, जिस पर आरोही अखिलेश जी के सामने आते हुए उस आदमी से बोली, बात करने से हैंडल होती है, चीज़ चीज़ तो साथ में बैठकर सुलझाते हैं ना, मारना पीटना क्यों। जिस पर कोई कुछ कहता एक जीप आकर वहाँ रुके और रियो हाथ में गन लिए गाड़ी से बाहर निकला और अखिलेश जी की तरफ देखते बोला, कहा था ना आपसे गार्ड लेकर जाना, आपको सीधी बात समझ कहाँ आती है। आरोही रियो की बात सुनकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हलवा बनाने आया है, रियो ने चिढ़ कर कहा। जिसे सुनकर आरोही मुंह बनाते हुए गन से उसे आदमी पर फायर करते हुए बोली, मैं तो ये कर सकती थी। रियो आरोही की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, वो आदमी वहीं गिर गया तो आरोही रियो के हैरान आंखों से देख इग्नोर कर अखिलेश जी से बोली, आप ठीक हो। अखिलेश जी आरोही के बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाकर बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इन लोगों को ठिकाने लगाना बाकी है, बहुत हो गया। जिसे सुनकर आरोही अपना सर हिला दिया और अखिलेश जी गाड़ी की तरफ जाने लगे, जब आरोही ने उन्हें जोर से धक्का देते हुए कहा, हटिए। ये कहते हुए एक गोली चलने की आवाज़ है और वो गोली सीधा आरोही के पीठ पर लगी। जिसे देख रियो ने उस आदमी की तरफ देखा जिसे आरोही पर गोली चला, जिसके सीने में रियो ने गुस्से में अपने गन की सारी गोली उतार दी और आरोही को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आरोही तुम ठीक हो ना। लेकिन आरोही की आंखें के सामने धुंधलापन छा रहा था और वो बेहोश हो गई। जब वर्तमान समय में आरोही की नींद एकदम से खुली और उसने करवट बदलना चाहा, तब उसे महसूस किया कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। आरोही ने सिर घुमाकर देखा तो रियो उसे अपनी बाहों में भरे सो रहा था। जिसे देखते आरोही ने गहरी सांस भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।